सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज जो है कंपनी लॉ के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम बहुत समीप है और जो आने वाले प्रश्न जो हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, वो आपके सामने कराए जा रहे हैं। पीछे की 2-3 वीडियो पीछे भी जो प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएंगी कंपनी लॉ में। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी लॉ। कंपनी का जो परिसमापन जो है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और एक कंपनी के अधिकरण जो है यानी कि न्यायालय जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील जो अधिकरण जो होता है उसके गठन के बारे में हम चर्चा करेंगे और जो स्वेच्छा यानी कि इच्छा से जो परिसमापन जो होता है कंपनी का उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आइए आज का जो पहला जो प्रश्न जो है हमारा वो देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हमारे पास, कंपनी के जो परिसमापन से आप क्या समझते हैं? कंपनी का परिसमापन, ठीक है। कंपनी का परिसमापन क्या होता है? ठीक है, परिसमापन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी कंपनी को कानूनी रूप से बंद किया जाता है। तो किसी कंपनी को कानूनी रूप से बंद करना उसको क्या बोलते हैं? कंपनी का परिसमापन बोलते हैं भाई। जैसे एक इंसान का जन्म होता है और अंत में क्या होती है? उसकी मृत्यु होती है भाई। वैसे ही कंपनी का जन्म कैसे होता है? पंजीकरण के द्वारा कंपनी का जन्म होता है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या होता है? जो कंपनी का जन्म होता है। और उसकी मृत्यु कैसे होती है? तो परिसमापन के द्वारा क्या हो जाती है? कंपनी की मृत्यु होती है। कंपनी कानून द्वारा बनाई गई एक क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है भाई। इसलिए इसे केवल कानून के जरिए ही क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। और कंपनी को खत्म करने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं कंपनी का परिसमापन करना भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं परिसमापन प्रक्रिया में क्या होता है। तो कैसे कंपनी को क्या किया जाता है? परिसमापन यानी कि बंद किया जाता है भाई कानून के द्वारा। आइए देखते हैं, जब किसी कंपनी का परिसमापन शुरू होता है तो ये 3 काम जरूरी है। तो जब कोई कंपनी जो है उसका परिसमापन शुरू होता है तब क्या है? 3 काम होने जरूरी है भाई। कौन कौन से? संपत्तियों का बेचना भाई। जो कंपनी के पास जो संपत्तियां हैं पहले उनको बेचा जाता है। ठीक है, पहले क्या है? कंपनियों को संपत्ति को बेचना भाई। तो कंपनी के पास जो कुछ भी है जैसे जमीन, मशीन, फर्नीचर, नगद, उसे इकट्ठा किया जाता है या बेच दिया जाता है भाई। ठीक है, तो संपत्ति क्या होता है? पहले संपत्ति जो है कंपनी के पास जब परिसमापन शुरू किया जाए यानी कि परिसमापन जब होता है तो प्रक्रिया क्या है? संपत्तियों जो कंपनी की जो संपत्तियां जो हैं उनको बेचना शुरू किया जाता है। जैसे कंपनी के पास जो कुछ भी है, जैसे जमीन कितनी है कंपनी के पास? मशीन, फर्नीचर और नगद, उसे इकट्ठा किया जाता है या बेच दिया जाता है। ठीक है, फिर बात नंबर 2, कर्जों का भुगतान। जो पैसा संपत्तियों को बेचकर मिलता है उससे सबसे पहले कंपनी के लेनदारों का उधार चुकाया जाता है। ठीक है, अब जो संपत्ति बेची है उन संपत्तियों यानी कि जो कर्जा जो है कंपनी के ऊपर, जो कर्जा है, जो लेनदार जो हैं इन संपत्तियों को बेच के क्या किया जाता है? उनका कर्जा चुकाया जाता है। फिर बचा हुआ पैसा बांटना भाई। ठीक है, अब संपत्ति बेच दी, संपत्ति बिकी ऐसे मान लो 100 रुपए की, 100 में से कितने थे? 40% कर्जा था कंपनी पे, बच गए कितने? 60। अब 60 का क्या हुआ? बचा हुआ पैसा बांटना भाई। अगर सारा कर्ज चुकाने के बाद भी
कुछ पैसा बच जाता है तो उसे कंपनी के मालिकों, ठीक है, शेयर होल्डर या मेंबर के बीच उनकी क्या की जाती है भाई, हिस्सेदारी के हिसाब से बांट दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। मान लीजिए आप एक खिलौना बनाने की कंपनी खोलोगे, आपने खिलौना बनाने की कंपनी खोल दी। अब किसी वजह से आप इसे बंद करना चाहते हैं भाई, कोई भी वजह आ गई, उस वजह से आप इसको बंद करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी फैक्ट्री और बचे हुए खिलौने देते हैं। ठीक है, तो पहले आपने क्या कर दी, संपत्तियां बेच दी। लगा लो आपको कोई घाटा लग गया किसी बात में, किसी वजह से कोई आपातकाल में आपको कोई जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, पहले जो फैक्ट्री जो है और बचे हुए खिलौने क्या कर देंगे, बेच देंगे भाई। जो जमीन है उसकी जो मशीनें बनाने की वो बेच देंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गए, इनको बेच के पैसे हो गए। उस पैसे से आप बैंक का लोन और कच्चा माल देने वालों का पैसा चुकाते हैं भाई। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे मान लो आपने वो कंपनी बेच दी, जो फैक्ट्री है वो बेच दी, खिलौने ही बेच दिए, मशीनें भी बेच दी। फिर अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो उनको चुकाएंगे, कच्चा माल जिससे लिया उसके पैसे देंगे भाई। सबको पैसे देने के बाद अगर 10,000 बच गए तो वो अपने और आपके पार्टनर के आधे आधे बांट लिए भाई। ठीक है, तो यानी कि 10,000 बच गए तो आपका जो पार्टनर है या आप अकेले हैं, ठीक है, तो अपने पास बच गए भाई। इसके बाद कानून की नजर में आपकी कंपनी का अस्तित्व क्या हो गया भाई, खत्म हो गया भाई। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, परिसमापन कहते हैं भाई। ठीक है, खास बात देखते हैं भाई, विघटन और परिसमापन अंतर। ठीक है, अक्सर लोग इन्हें एक समझ लेते हैं किसको, विघटन और परिसमापन को भाई, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर क्या है। परिसमापन क्या है, यह वह रास्ता या प्रक्रिया है जिससे कंपनी बंद होने की तरफ बढ़ती है भाई। इस दौरान कंपनी का अस्तित्व बना रहता है भाई। ठीक है, विघटन क्या है भैया, यह आखिरी कदम है जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल यह आदेश दे दे कि अब कंपनी का नाम रजिस्टर से काट दिया जाए, तब वह विघटन कहलाता है भाई। इसके बाद कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो परिसमापन जो है ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है, रास्ता है जिससे कंपनी बंद होने की तरफ बढ़ती है। इस दौरान कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, कंपनी अभी क्या है, उसका अस्तित्व बना है। ठीक है, अभी वो खत्म नहीं हुई। लेकिन विघटन जो है, जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल यह आदेश दे दे कि अब कंपनी का क्या है, नाम रजिस्टर से काट दिया जाए, तब वह विघटन कहलाता है। इसके बाद कंपनी पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म, कंपनी का कोई नामो निशान नहीं रहता। लेकिन परिसमापन में तो कंपनी का पूरा अस्तित्व है। आगे बात करते हैं, एक कंपनी के अधिकरण द्वारा अनिवार्य परिसमापन के आधार बताइए भाई। ठीक है, आइए हम देखते हैं, जो ट्रिब्यूनल जो है, एक कंपनी के ट्रिब्यूनल द्वारा, जो ट्रिब्यूनल ने जो है अनिवार्य समापन के आधार बताए कि ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी के समापन के आधार बताइए भाई। अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी का अनिवार्य परिसमापन, अधिकरण यानी कि कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ठीक है, द्वारा कंपनी का अनिवार्य परिसमापन तब होता है जब कानून कंपनी को जबरदस्ती बंद करने का क्या दे दे, आदेश दे दे। ठीक है, तो क्या है, कोई कंपनी जो है अधिकरण द्वारा या न्यायालय द्वारा कंपनी का अनिवार्य परिसमापन तब होता है जब कानून जबरदस्ती बंद करने का आदेश दे दे कंपनी को, किसको बंद करो। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। कर्ज न चुका पाना, अगर कंपनी ने लोगों या बैंकों से उधार लिया भाई और अब उसकी हालत ऐसी है कि वह उसे वापस नहीं कर पा रही, तो लेनदार और कोर्ट यानी कि अधिकरण जा सकते हैं भाई। ठीक है,
कंपनी ने लोगों से या बैंक से कर्जा ले लिया, ठीक है, और अब कंपनी की हालत ऐसी है कि वो चुका नहीं पा रही, तो जो लेनदार जो हैं वो क्या करेंगे, वो कोर्ट जाएंगे, अधिकरण जाएंगे। कोर्ट ऐसी कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है ताकि बची कुची संपत्ति बेचकर लोगों का क्या लौटा दिया जाए भाई, पैसा लौटा दिया जाए, ठीक है भाई। तो कर्ज न चुका पाना, पॉइंट नंबर 1, तब क्या होता है, अधिकरण या न्यायालय या कोर्ट आदेश दे सकता है कंपनी को अनिवार्य समापन के लिए भाई। बात नंबर 2, विशेष संकल्प। कभी कभी कंपनी के सदस्य खुद ही मिलकर यह तय करते हैं कि अब हमें यह कंपनी नहीं चलानी, इसे बंद कर देना चाहिए भाई। इसके लिए वे कंपनी में एक विशेष प्रस्ताव पास करते हैं और कोर्ट से विनती करते हैं कि हमारी कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद किया जाए भाई। तो विशेष संकल्प द्वारा भी कोर्ट बंद कर सकती है भाई कंपनी को। देश हित के खिलाफ काम करना। अगर कोई कंपनी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध को, जो दूसरे देशों के साथ भारत की मित्रता पूर्ण संबंध जो है उनको नुकसान पहुंचाने वाले कामों में लगी है, तो सरकार के कहने पर कोर्ट उसे तुरंत बंद करने का आदेश दे सकता है किसी कंपनी, ठीक है। आगे बात करते हैं, कंपनी का बीमार भाई। कंपनी का बीमार हो जाना, तो अब कंपनी कैसे बीमार होगी ये देखते हैं भाई। अगर कंपनी इतनी घाटे में चली गई कि उसके कुल कर्ज का 50% हिस्सा रखने वाले लोग लेनदार कोर्ट में अर्जी दे दें भाई, ठीक है। यानी कि लेनदार जो हैं 50% हिस्सा रखने वाले लोग, जो लेनदार जो हैं कोर्ट में क्या दे दें, अर्जी दे दें, यह कंपनी अब कभी नहीं पटरी पर लौट सकती, इसे बंद करना ही ठीक है, तो कोर्ट उसे क्या करेगा, बंद कर सकता है। धोखाधड़ी या फ्रॉड। अगर रजिस्ट्रार को पता चलता है कि जो रजिस्ट्रार जो पंजीकरण जो अधिकारी जो होता है उसको पता चलता है कि क्या पता चलता है, कंपनी केवल लोगों को ठगने के लिए बनाई गई थी, पॉइंट नंबर 1, कंपनी के मैनेजर या डायरेक्टर बेईमानी कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, तो रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर कोर्ट कंपनी को क्या कर देता है भाई, बंद कर देता है, ठीक है भाई। 2 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर अगला देखते हैं हम, कागज जमा न करना भाई। हर कंपनी को हर साल अपनी कमाई और खर्च का हिसाब किताब, जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट, सरकार के पास जमा करनी होती है भाई हर साल की। अगर कोई कंपनी लगातार 5 साल तक अपनी बैलेंस शीट या वार्षिक रिपोर्ट जमा नहीं करती, तो मान लिया जाता है कि कंपनी काम नहीं कर रही और उसे बंद किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो 5 साल तक अगर कोई कंपनी बैलेंस शीट जमा नहीं करती सरकार के पास, तो क्या है, ये मान लिया जाता है कि कंपनी क्या होगी भाई, उसे बंद कर दिया जाना चाहिए भाई। न्याय संगत और उचित कारण भाई। अगर यह क्या है, वाइल्ड कार्ड है, ठीक है, न्याय संगत और उचित कारण। अगर ऊपर दिए गए कोई भी कारण न हो, यानी कि ये जो 6 कारण बताए हैं इनमें से ऊपर दिया कोई भी कारण नहीं हो, लेकिन कोर्ट को लगता है कि कंपनी में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उसे चलाना अब मुमकिन नहीं है, जैसे जो पार्टनरों में क्या हो गया, भयंकर झगड़ा हो गया, या कंपनी का पूरा मकसद ही खत्म हो जाना भाई, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी भाई, न्याय के हित में उसे बंद करने का आदेश दे सकती है भाई। ऊपर वाले 6 कारण नहीं है और कोर्ट को ये लगे कि कंपनी क्या है, अब चलने की स्थिति में नहीं है और चलना मुमकिन नहीं, ऐसे पार्टनर है तो पार्टनरों में झगड़ा हो गया, ठीक है, या कंपनी का मकसद क्या था, कंपनी का मकसद लोगों का व्यापार करना था, कर रही है वो कोई लेगा, ठीक है, तो मकसद ही खत्म हो गया वो, तो कोर्ट न्याय के हित में उसे बंद करने का क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है। आगे बात करते हैं। अब बात आती है स्वैच्छिक परिसमापन क्या है भाई, ठीक है।
स्वैच्छिक परिसमापन क्या है? हमने जो पिछला जो प्रश्न था उसमें पढ़ा था अनिवार्य परिसमापन, अब बात है स्वैच्छिक परिसमापन। तो अनिवार्य जो परिसमापन जो था उसमें हमने पढ़ा था कि कोर्ट जो है, अधिकरण जो है वो डंडा चलाकर कंपनी बंद करता है, लेकिन स्वैच्छिक परिसमापन इसका ठीक उल्टा है। यह क्या है? अपनी मर्जी से की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि स्वैच्छिक परिसमापन क्या है? अपनी मर्जी से की जाने वाली क्या है? प्रक्रिया। इच्छा यानी कि स्वेच्छा, ठीक है, तो अपनी इच्छा से की जाने वाली क्या है? प्रक्रिया। स्वैच्छिक परिसमापन क्या है? जब कंपनी के मालिक यानी कि अंशधारी या कंपनी को पैसा उधार देने वाले लोग, जिनको क्या बोलते हैं? लेनदार, बिना कोर्ट गए खुद आपस में मिल बैठकर कंपनी को बंद करने का फैसला लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? स्वैच्छिक परिसमापन कहते हैं। ठीक है, या तो कंपनी के मालिक जो अंशधारी होते हैं या कंपनी को पैसा उधार देने वाले बिना कोर्ट जाए, ठीक है, खुद आपस में बैठकर मिल बैठकर ये फैसला ले लेते हैं कि कंपनी को बंद करने का फैसला लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? स्वैच्छिक परिसमापन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि विवाद को कोर्ट ले जाने के बजाय पंचायत या घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से सुलझा लेना। ठीक है भाई, बात आती है अब इसमें अपनी इच्छा। भाई इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं होता। ठीक है, कंपनी के लोग खुद तय करते हैं कि अब बिजनेस बंद करना ही ठीक है। कोर्ट का दखल नहीं है इसमें, आपको बार बार कोर्ट यानी कि अधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सारा काम आपसी सहमति और कानूनी जो कागजी जो होता है, कागजी कार्रवाई से हो जाता है। तो इसमें आपको बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि आप आपसी सहमति से। उद्देश्य क्या है भाई? इसका मुख्य उद्देश्य समय बचाना और कानूनी उलझनों से बचकर शांति से संपत्तियों और कर्जों का क्या करना? निपटारा करना। ठीक है, ये होगा स्वैच्छिक परिसमापन। अब ये कब होता है? स्वैच्छिक परिसमापन आमतौर पर दो स्थितियों में होता है। कौन कौन सी? सदस्यों द्वारा। यह तब होता है जब कंपनी के पास इतना पैसा है कि वह अपने सारे कर्ज चुका सकती है। इसमें कंपनी के जो डायरेक्टर्स घोषणा करते हैं कि हम पर कोई कर्ज नहीं है, यह हम उसे चुका देंगे। इसके बाद मालिक प्रस्ताव पास करके कंपनी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो पहला है सदस्यों द्वारा। दूसरा है लेनदारों द्वारा। जो कंपनी को उधार देते हैं वो कंपनी के लेनदार। यह तब होता है जब कंपनी कर्ज में डूब गई हो और वह उसे चुकाने की स्थिति में न हो। अब कंपनी कर्ज में डूब गई, चुका नहीं सकती लेनदारों का पैसा। यहां लेनदार जिन्होंने पैसा दिया है आपस में मीटिंग करते हैं और फैसला लेते हैं कंपनी को बंद करके जो पैसा निकले उससे अपना हिस्सा वसूल लिया जाए। ठीक है, तो ये स्वेच्छा से हो गया। सरल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। 2 साल बाद आप सबको लगा कि अब इसे चलाने में मजा नहीं आ रहा, या सबका अपना अपना काम अलग अलग हो गया। आप कोर्ट नहीं गए, आप सब ने मीटिंग की और तय किया कि सामान बेचकर पहले वेटर और किराए का पैसा दे देंगे। ठीक है भाई, फिर जो बचेगा वो आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो ये स्वैच्छिक परिसमापन हो गया। यह स्वैच्छिक क्या है? परिसमापन है। फायदा क्या होगा? कम खर्च भाई, वकील और कोर्ट की फीस से बचोगे भाई। तेजी से काम होगा, कोर्ट की लंबी तारीखों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इज्जत, कंपनी की मार्केट में बदनामी कम होती है भाई, क्योंकि यह जबरदस्ती बंद नहीं की जाती भाई। अगर कोर्ट उसे जबरदस्ती बंद कर दे तो कंपनी की मार्केट में क्या होगी? बदनामी होगी। आगे बात करते हैं। आगे जो हमारे पास प्रश्न है वो है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, NCLT बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि
न्यायालय कोर्ट अधिकरण। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के गठन, उसकी प्रक्रिया एवं शक्ति का उल्लेख कीजिए कि जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, नेशनल स्तर के ऊपर जो कंपनी विधि अधिकरण जो है, कंपनी विधि जो न्यायालय जो है, उसका गठन कैसे हुआ, उसकी काम करने की प्रक्रिया कैसी है और उसकी शक्तियां क्या क्या है, उसके बारे में क्या कहा है, पूछा है। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, तो यह कंपनी की अपनी अलग अदालत है भाई, कंपनियों की अदालत है भाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय विधि के अधिकरण क्या है, कंपनियों की अपनी अलग अदालत है भाई। जैसे आम झगड़ों के लिए हम सिविल कोर्ट जाते हैं, वैसे ही कंपनियों से जुड़े विवादों, उन्हें बंद कराने या दिवाला निकलने जैसे मामले में हम कहां पे जाते हैं, एनसीएल जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण जाते हैं, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जाते हैं, ठीक है। अब इसके गठन की बात करते हैं हम, गठन कैसे होता है नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी कि अदालत का गठन कैसे होता है। धारा 408 के तहत इसका ढांचा कुछ इस तरह है भाई, किस तरह है इसका, तो धारा 408 में जो कंपनी एक्ट 2013 का है उसमें ये बात कही गई है। धारा 308 में जिक्र किया गया है कि इसका राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय विधि जो न्यायालय जो है उसका बनाने वाला कौन बनाएगा भाई, इसे केंद्र सरकार बनाती है भाई। अध्यक्ष कौन होगा इसका, तो एक होता है इसका अध्यक्ष, मैन हेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष। सदस्य 2 एक्सपर्ट सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य जिन्हें कानून और जज के काम का अनुभव हो, ठीक है। एक तो होता है इसमें न्यायिक सदस्य, एक होता है कौन सा, जो तकनीकी सदस्य होता है, जिसे कॉरपोरेट जगत यानी कि कंपनी जगत, फाइनेंस या अकाउंट की क्या हो, विशेष जानकारी हो। तो इसके अंदर क्या होते हैं भाई, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्यों में एक तो न्यायिक सदस्य होगा जिसे कानून और जज के काम का अनुभव हो, और दूसरा होगा तकनीकी सदस्य जिसका क्या काम है, कॉरपोरेट जगत यानी कि कंपनी जगत, फाइनेंस या अकाउंट्स की विशेषता की जानकारी, ठीक है भाई। धारा 408 में जिक्र किया हुआ है। अब इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। नेशनल कंपनी विधि, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की, यह काम कैसे करता है भाई, काम की बात 408 के अंदर बताया कि बनेगा कैसे, कौन कौन इसमें सदस्य होंगे। फिर धारा 424 के अनुसार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के काम करने का तरीका आम अदालतों से थोड़ा अलग है, ठीक है। नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस, यह सबसे जरूरी है भाई। इसका मतलब है कि अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल कोई भी फैसला सुनने से पहले दोनों जो पक्ष जो हैं को अपनी बात रखने का पूरा मौका देगा, किसी के साथ अन्याय न हो, बस यही इसका क्या सिद्धांत है, ठीक है भाई। अब बात आती है सीपीसी का बंधन नहीं है भाई, सिविल प्रक्रिया संहिता जो पहले थी, तो सीपीसी का बंधन नहीं है। आमतौर पर अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता के सख्त नियमों से बंधी होती हैं, ठीक है, जिससे मामले लंबे खींचते हैं भाई। लेकिन जो नेशनल ट्रिब्यूनल जो है इन नियमों से बंधा नहीं है, इसलिए यहां काम थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है। बात नंबर 2, तो पहला हमने देखा नेचुरल न्याय, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। बात नंबर 2 जो है उसमें क्या है, सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे अब भी एसएस बोलते हैं, ठीक है। तो उससे बंधा नहीं है, यहाँ पे मामला क्या होता है, थोड़ा जल्दी निपट जाता है। अपनी प्रक्रिया खुद बनाना भाई, अधिकरण के पास यह शक्ति है कि वह मामले को जल्दी सुलझाने के लिए अपनी खुद की प्रक्रिया तय कर सके भाई,
ठीक है, तो ये भी शक्ति है। फिर है नया नियम, ठीक है। आजकल दिवाला एवं शोधन असमता संहिता, ठीक है। तो आजकल क्या है, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो ये नया नियम जो है इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि जल्दी से जल्दी फैसला सुनाया जा सके। अब बात करते हैं अधिकरण की। अधिकरण की शक्तियां क्या है, इसके पास क्या पावर है। भले ही ये आम कोर्ट नहीं, लेकिन इसके पास सिविल कोर्ट जैसी ही शक्तियां होती हैं। क्या क्या शक्तियां होती हैं, किसी व्यक्ति को सम्मन यानी कि नोटिस भेजकर बुलाना, और शपथ पर उसकी क्या करना भाई, जांच करना भाई, ठीक है भाई। जरूरी दस्तावेजों को पेश करने का आदेश देना, हलफनामे का सबूत लेना, अपने फैसलों को खुद रिव्यू करना, यानी कि अगर एक फैसला दे दिया तो इसको अपने फैसलों को खुद क्या कर सकती है, रिव्यू करती है, अगर उसमें कोई गलत हो रहा हो तो। अगर कोई इसके आदेश का अपमान करे तो उसे क्या सजा देना भाई, ठीक है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इसकी शक्तियां। आगे बात करते हैं। तो अब ये हमने देखी थी इसकी प्रक्रिया, अब बात करते हैं इनके इसकी शक्तियां, ठीक है। शक्तियां फिर से आ गई, एक बार हमने पहले देख ली थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। बुलाने और पूछने की क्या है शक्ति, इसको किसी भी व्यक्ति को सम्मन के द्वारा बुला सकता है अधिकरण, ठीक है। व्यक्ति को गीता या संविधान की कसम शपथ खिलाकर सवाल जवाब कर सकता है। अगर कोई आने से मना करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। सबूत और कागज मंगवाना, ठीक है। तो अधिकरण किसी भी व्यक्ति या कंपनी को आदेश दे सकता है कि तुम्हारे पास जो फाइल या दस्तावेज हैं उन्हें कोर्ट में लाकर दिखाओ, कोई भी जरूरी कागज छिपाया नहीं जा सकता भाई, ठीक है। फिर क्या है, हलफनामे पर गवाही, ठीक है। अधिकरण लोगों से लिखित में यानी कि लिखित में बयान ले सकता है। लिखित में दी गई यह बात उतनी ही कीमती होती है जितनी कोर्ट में खड़े होकर दी गई गवाही। सरकारी रिकॉर्ड मंगवाना भाई, ठीक है। तो अधिकरण क्या है, किसी भी सरकारी दफ्तर जैसे पुलिस स्टेशन, इनकम टैक्स ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस को कह सकता है कि हमें आपके रिपोर्ट की फला फाइल या फोटोकॉपी चाहिए भाई। कमीशन जारी करना भाई, अगर कोई गवाह बहुत बीमार है या जेल में है और कोर्ट नहीं आ सकता तो क्या है, अधिकरण क्या है, एक कमीशन यानी कि एक अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो खुद जाकर उस व्यक्ति के बयान दर्ज करेगा या दस्तावेजों की जांच कर सकेगा भाई। एक तरफा फैसला और खारिज करना भाई, अगर केस करने वाला व्यक्ति बार बार बुलाने पर भी नहीं आता तो क्या है भाई, अब अभिकरण जो है, न्यायालय जो है बार बार किसी व्यक्ति को बुला रहा है तो वो आ नहीं रहा तो उसे उसके केस को खारिज कर सकती है भाई, ठीक है। तो वो अधिकरण क्या है, उसके केस को खारिज कर सकता है। अगर जिसके खिलाफ केस हुआ है वह जानबूझकर गायब रहता है तो अधिकरण सिर्फ दूसरे पक्ष की बात सुनकर एक तरफा फैसला भी दे सकता है। जबरदस्त बात है भाई यहाँ पे, ठीक है। अधिकरण क्या है, अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ केस हुआ है वो आ नहीं रहा, उसको बार बार बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो वो आ नहीं रहा तो अधिकरण क्या करेगा, दूसरा जो पक्ष है जिसने केस किया है उसकी बात सुनेगा, एक तरफा क्या दे देगा, फैसला दे देगा, ठीक है। ये भी क्या है, इसकी शक्ति है। हमें फैसले ले अपने फैसलों को सुधारना भाई, ये पहले भी देख लिया था। अगर किसी मजबूरी के कारण कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं आ पाया और उसके खिलाफ एक तरफा फैसला हो गया तो वह बाद में अगर विनती कर सकता है, तब अभिकरण के पास उस फैसले को रद्द करके केस को दोबारा सुनने की क्या है, शक्ति है। ये शक्ति है। खास कानूनी बातें भाई, धोखाधड़ी की जांच, ठीक है। केस है राम की इंफ्रास्ट्रक्चर का केस था, राम की इंफ्रास्ट्रक्चर का केस था। इसमें क्या था, अधिकरण के पास यह पूरी पावर है कि अगर उसे कहीं फ्रॉड यानी कि कपट की बू आती है तो वह
उसकी गहराई से जांच करवा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई थी राम की इंफ्रास्ट्रक्चर केस में कि अगर अधिकरण को कहीं पे ये लगे, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ये लगे, जो न्यायालय को ये लगे कि कहीं पे फ्रॉड हुआ है, कपट हुआ है, तो वो उसकी गहराई से जांच करवा सकता है। ये बात राम की इंफ्रास्ट्रक्चर केस में कही थी। ठीक है, सिविल कोर्ट की मनाही भाई, धारा 330, यह बहुत जरूरी पॉइंट है। कानून कहता है कि जिन मामलों को सुलझाने की ताकत किसके पास है? अधिकरण के पास है, अधिकरण को दी गई है, उन मामलों को लेकर आप साधारण सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कंपनी के झगड़ों के लिए आप कहां पे जाएंगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ही सुप्रीम कोर्ट है भाई इसके लिए, कंपनी के लिए। सिविल कोर्ट के जज साहब उसमें दखल नहीं देंगे भाई। ठीक है, तो अधिकरण एक स्पेशल कोर्ट है जिसके पास समन भेजने से लेकर जांच करने और सजा जैसा फैसला सुनाने तक की पूरी कानूनी क्या है? ताकत है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हमने इसकी शक्तियां देखी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की अपील कहां पे होती है और इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके पास शक्तियां क्या है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, तो अब इसकी अपील के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये अगर इसमें केस ने फैसला सुना दिया अधिकरण ने, तो उसकी अपील कहां पे होगी? राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, जिसे NCLAT बोलते हैं भाई, सरल भाषा में जिक्र करें, अधिकरण निचली अदालत है, तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ऊपरी अदालत है, यानी अपील कोर्ट है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के फैसले से खुश नहीं है भाई, तो वह इंसाफ के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का दरवाजा खटखटा सकता है। अब इसके गठन की बात करते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का गठन धारा 410 के तहत जिक्र किया हुआ। धारा 410 के तहत इसका ढांचा जैसा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण जैसा ही है भाई, लेकिन यह उससे क्या है? बड़ा है। ठीक है, बनाने वाला बनाए कौन का? केंद्र सरकार बनाएगा। अध्यक्ष इसका मुखिया होगा। अक्सर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या तो अब बनेगा कौन? अध्यक्ष इसका, किसका? राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का, अपील न्यायालय का। तो जज कौन बनेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वो क्या बनेगा? इसका अध्यक्ष बनेगा। अब सदस्य इसमें भी न्यायिक यानी कि कानून के जानकार और तकनीकी यानी कि बिजनेस फाइनेंस के जानकार सदस्य होते हैं। संख्या, खास बात यह है कि इनमें सदस्यों की संख्या 11 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें जो है 11 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रक्रिया की बात करते हैं भैया। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की प्रक्रिया क्या है, कैसे यह काम करता है? इसका काम करने का तरीका काफी क्या है? लचीला है। खुद के नियम भाई, यह भी सिविल कोर्ट के सख्त नियमों से बंधा नहीं है। ठीक है, यह अपनी प्रक्रिया खुद तय करता है। ठीक है भाई, नेचुरल जस्टिस, वही बात दोनों का सुनेगा भाई। यह भी मुख्य सिद्धांत यही है कि दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए। ठीक है, नियमों का पालन, हमने पहले देखा था दिवाला कानून 2016 के नियमों को ध्यान में रखकर काम करता है भाई ये न्यायालय। ठीक है, कौन सा? अपील अधिकरण। आगे बात करते हैं, शक्तियां क्या है इसकी, इसके पास क्या पावर है भाई? पहला है सम्मन भेजना,
किसी को भी गवाही के लिए बुलाना भाई, ठीक है भाई, समन भेज के बुला लिया। फिर कागज मंगवाना, फाइल और दस्तावेजों की जांच करना, शपथ पत्र यानी लिखित में क्या लेना, सबूत लेना, कमीशन भेजना, गवाही की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना भाई। फिर है एक तरफा फैसला, अगर कोई पक्ष नहीं आता तो मामला सुनकर आदेश देना या पुराने आदेश को क्या करना, रद्द करना। ये अपील अधिकरण का क्या है, शक्तियां भाई। अब इसका असली काम क्या है, इसका असली काम है अपील सुनना। इसका सबसे बड़ा काम क्या है, इसका सबसे बड़ा काम यह है कि राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या अधिकरण या कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की क्या करना, जांच करना भाई, ठीक है भाई। यानी कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो यहाँ पे अपील कर सकता है, और पहला काम इसका अपील सुनना भाई। फैसला बदलना भाई, यह राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहरा सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है भाई। अन्य संस्थाओं की अपील भाई, यह सिर्फ राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ही नहीं बल्कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भी क्या करता है, और नेफ्रा जैसे बोर्ड के मामलों के खिलाफ भी क्या सुनता है भाई, अपील सुनता है, ठीक है। तो ये इनके खिलाफ भी इनके खिलाफ की भी क्या सुनता है, ये अपील सुनता है, किसकी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और नेफ्रा जैसे जो बोर्ड है इनके फैसलों की, ठीक है। वही बात आ गई फिर से, ट्रायल कोर्ट कौन सा है, तो राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण, ये क्या है, एक ट्रायल कोर्ट है जहां पहली बार केस यहीं पे होता है। फिर जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल, जहां किसकी शिकायत होती है, एनसीएलटी की के फैसलों को क्या दी जाती है चुनौती, तो ये हाई कोर्ट जैसी भूमिका निभाता है। समय सीमा, आमतौर पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसलों को 45 दिन के भीतर यहां अपील करनी होती है। एक मजेदार बात बताते हैं, अगर कोई नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के फैसले से भी खुश न हो तो वह आखिरी रास्ता यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो इसकी भी अपील हो सकती है आगे, हाई कोर्ट है जी, ये हाई कोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसकी भी अपील कहां पे हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। आगे बात करते हैं, अब बात आती है विशेष न्यायालयों की स्थापना कैसे होगी। यह प्रश्न है हमारे पास, विशेष न्यायालयों की स्थापना कैसे होगी। विशेष न्यायालय दरअसल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कंपनी कानून से जुड़े अपराधों का निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके, आम अदालतों पर बोझ न बढ़े। कंपनी अधिनियम की धारा 435 के तहत इसकी स्थापना का तरीका है किसका, विशेष न्यायालयों का। 435 स्थापना कौन करेगा, इन न्यायालयों की स्थापना केंद्र सरकार करती है। सरकार इसके लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेती है। तो किससे सलाह ली जाएगी, केंद्र सरकार जो सलाह लेती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेती है, और फिर एक नोटिफिकेशन जारी करके विशेष न्यायालय बना देती है, ठीक है। जज कौन होंगे, 2 श्रेणी होंगी, अपराध कितना बड़ा है, ठीक है, तो विशेष न्यायालय कहाँ पे बनेगी, राज्य में बनेगी। राज्य में बनेंगे तो कौन, राज्य का जो चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का, उससे सलाह ली जाएगी, ठीक है। बड़े अपराधों के लिए तो इसकी 2 श्रेणियां होती है, किनकी, जजों की भी। कौन कौन सी, बड़े अपराधों के लिए यानी कि गंभीर जो अपराध जो है उनके लिए क्या होगा, अगर अपराध ऐसा है जिसकी सजा 2 साल या उससे ज्यादा की जेल है, ठीक है, या तो 2 साल हो या उससे ज्यादा की जेल हो, अपराध गंभीर है विधों से, तो यहाँ जज कौन होगा, यहाँ पे सेशन जज होगा भाई, या अतिरिक्त सेशन जज होगा भाई, ठीक है। यहां केवल एक ही जज यानी कि सिंगल जज फैसला सुनाता है। तो 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है, 2 से नीचे नहीं होनी चाहिए। उसमें कौन जज होगा, गंभीर अपराधों में
सेशन जज या अतिरिक्त सेशन जज, यहाँ केवल एक ही जज फैसला सुनाता है। अब छोटे मामले हो गए 2 साल से जिनकी सजा कम है अन्य कैटेगरी में। अगर मामला ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आता यानी कम सजा वाले अपराध हैं, तो यहां जज कौन होगा भाई? तो यहां जज कौन होगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या होंगे? यहाँ पे जज होंगे। अगर मामला कौन सा है? 2 साल यानी कि कम गंभीर है, तो यानी कम सजा वाला है। तो आगे बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल में अलग अलग अनुशासन तोड़ने पर अलग अलग लोग सजा देते हैं। ठीक है, अगर किसी ने छोटा मोटा नियम तोड़ा तो क्लास टीचर यानी कि मजिस्ट्रेट फैसला कर देता है। लेकिन अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती की है तो सीधा प्रिंसिपल यानी कि सेशन जज के पास मामला जाता है। खास बात, इन अदालतों का एकमात्र मकसद कंपनी कानून के तहत होने वाली गड़बड़ियों और अपराधों को क्या है? फटाफट सुलझाना है। ठीक है, तो आज जो है हमने कंपनी लॉ से संबंधित तथ्य देखे और ये प्रश्न आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।